नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, जहां आज आपको जनता की जान की चिंता छोड़कर अब्बा जान, चची जान, अम्मी जान, भाईजान की होती राजनीति पर दस्तक देनी है। और इसीलिए हमने आज की पहली दस्तक का नाम दिया है जब तक है जान। जहां 3 तरह की जान है। पहली आम आदमी की जान, आपकी और हमारी, यानी कि जिंदगी, जो उत्तर प्रदेश में डेंगू समेत दूसरे संक्रामक रोगों की चपेट में आ रही है। लेकिन उसकी जान बचाने की जगह उत्तर प्रदेश में अब्बा जान, चाचा जान, अम्मी जान और भाई जान की चर्चा हो रही है। अपनी बहन को खोने वाली लड़की की जुबान पर ना अब्बा जान आता है, ना चाचा जान आता है। लाचार होकर बच्ची को ले जाते पिता का ये वो मार्मिक वीडियो है। लेकिन बेटी को लेकर मजबूर लौटते पिता की इस कहानी में भी ना कोई अब्बा जान आता है, ना कोई चाचा जान आता है। फिरोजाबाद में गोद में लेकर बेटी को आता एक पिता दिखता है। पीछे उसकी दादी नजर आती है। कुछ देर बाद बिलखती दादी अस्पताल के बाहर दिखती हैं, जो पोती के शव को पकड़कर कहती हैं, दम तोड़ चुकी पोती से चिपकी दादी के दर्द में भी ना अब्बा जान सुनाई देता है, ना चाचा जान। एक तख्त पर लिटाकर खुले में ही पेड़ से टंगी सलाइन की बोतल के सहारे जिंदगी बचाने का काम किया जा रहा है। इनकी जिंदगी किसी डॉक्टर नहीं, भगवान भरोसे समझिए। तो पेड़ के नीचे इलाज कराती जनता की पीड़ा भी क्या अब्बा जान, चाचा जान की राजनीति में दब जा रही है? तेज बुखार जिस बहन का बदन तोड़ दे रहा है, उसे कंधे पर उठाया भाई एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ता है। एक भाई थक जाता है, दूसरा भाई अपनी बहन को उठाकर इलाज के लिए जमीन नाप रहा है। बीमार बहन के लिए कंधा भाई का आता है, न कि अब्बा जान का या चाचा जान का। फिरोजाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर आम आदमी का परिवार रोता है। पिता के कंधे बोझिल हो रहे हैं। डर है कहीं बेटा इलाज के लिए भटकाए जाने पर दम न तोड़ दे। तब मैं आगरा ले जा, मैं बताऊं क्या करूंगा। मदद के लिए गुहार लगाते इस पिता के शब्दों में भी ना अब्बा जान आता है, न चाचा जान आता है। बिस्तर पर बीमार बेटा लेटा है। माँ के हाथ लगातार एक कागज को कलम से रंगते जा रहे हैं। ये शब्द हैं राम राम। भगवान भरोसे चमत्कार का सहारा लेती है माँ, लेकिन न जिक्र अब्बा जान का आता है, न चाचा जान का आता है। तो दस्तक देकर पूछिए आप, जब डेंगू, बुखार, संक्रमण की बीमारियों के दर्द में उलझे आम आदमी की जुबान पर कोई अब्बा जान, चाचा जान, अम्मी जान, भाभी जान का नामो निशान नहीं, फिर क्यों राजनीति में इसी का जिक्र होता है? अब्बा जान, अब्बू जान, चाचू जान, अब्बा जान, अम्मी जान। नाम क्या था उनका? वोट के लिए अब्बा जान, चाचा जान और ना जाने कितने प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाली राजनीति और राजनेता देखें। हताश, निराश होकर जमीन पर बैठी इस बेटी को फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में सोमवार को अपनी 11 साल की बहन को खोने से पहले अस्पताल के बाहर पुलिस वालों के सामने अपनी बहन को बचाने के लिए गुहार लगा रही है। नहीं चलेगी। थोड़ी ही देर में जब बहन ने दम तोड़ दिया, उस वक्त अस्पताल में दौरा करने आए डीएम कमिश्नर के सामने बेटी अड़ जाती है, इस दावे के साथ सवाल पूछने के लिए कि क्यों नहीं सही इलाज इसकी बहन को मिला। कमिश्नर की कार के सामने से हटाने के लिए महिला पुलिस आ गई। बेटी चिल्लाकर पूछती है, क्या डीएम साहब आप हैं? इस बच्ची से बात करने के लिए फिर अधिकारी ले जाते हैं, लेकिन अपनी बहन को खोने वाली लड़की के आरोपों पर जवाब मिलता है,
दुख सहने की क्षमता सबकी एक जैसी नहीं होती। मेरी मम्मी 2 दिन से कह रही है अल्ट्रासाउंड कर दो, इसका पेट फूल रहा है, पर यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुनी। जब आज ज्यादा जोर दिया गया, जब उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, वेंटिलेटर पर रखने की आ गई, तब अल्ट्रासाउंड किया गया, तब उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। यहाँ के डॉक्टर ऐसा इलाज कर रहे हैं, तभी यहाँ डेली 4 से 5 बच्चे खत्म हो रहे हैं। 24 घंटे में 4 से 5 बच्चे खत्म हो रहे हैं डेली। डेथ हो जाए तो उस समय उसके लिए दुखद होता है। अब हर जने को इस दुख को सहने की, हर बंदे की क्षमता अलग अलग होती है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये बीमारी थी ऐसी और उसके अंदर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस थे। पूरी कोशिश करा बचाने का हमारी टीम ने, और बच्चे के साथ, उसकी बहन के साथ हुआ, इसके लिए हमें खेद है। ये बात सच है कि दुख सहने की क्षमता सबकी अलग होती है, लेकिन क्या इलाज करने की क्षमता भी सिस्टम में अलग अलग है और कमजोर भी? वरना ये दावा इस वीडियो के आधार पर क्यों होता है? फिरोजाबाद में भर्ती न किए जाने पर एक पिता अपनी बच्ची को यूं साइकिल पर पीछे बैठा कर रात के अंधेरे में वापस लौट गया, और दिन के उजाले में जब सियासत उत्तर प्रदेश की अब्बा जान चाचा जान के जाल में फंसी है, तब 540 बेड के फिरोजाबाद के अस्पताल में लगातार लोग बच्चों को यूं लाते हैं, लेकिन सब खुश नसीब नहीं होते दाखिला पाने में। जहाँ जरूरी लगता है वहाँ एडमिट करते हैं पेशेंट्स को, बट डॉक्टर शुड डिसाइडेड कि किनको एडमिट करना है, और वी कीप फ्यू बेड्स आल्सो फॉर द सीरियस पेशेंट्स अगर आ जाते हैं। शायद इसीलिए तौफीक के परिवार को आंसू बहाना पड़ता है। बेटे को दाखिला देने से यह मना कर दिया गया। संवाददाता आशुतोष ने पूछा क्या हुआ। आगरा ले जा, मैं बताऊँ क्या करूँ भाई। भर्ती नहीं किया बच्चे को? बड़े भाई नहीं है, आगरा जान पहचान नहीं, कहाँ ले जाए हम। बड़े भाई गरीब आदमी। नहीं तो भर्ती नहीं किया तौफीक को यहाँ पे? दवाई चली, बोतलें भी लगी हैं, इंजेक्शन भी लगे हैं, सब चीजें अभी ऊपर ही हैं। आप कह रहे हैं आगरा ले जाओ? हाँ। आशुतोष ने डॉक्टर से बात की। अस्पताल ने कहीं और ले जाने की जगह दोबारा इसी सरकारी अस्पताल में इलाज का भरोसा दे दिया। आइए माँ जी, आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ, इधर आओ। साहब कह रहे नहीं भेज रहे, यही रखेंगे। चलो अंदर, कोई नहीं कह रहा। फोन कर रहे, क्या नाम है बच्चे का? अस्पतालों के बाहर ये बोर्ड तो लगे हैं कि डेंगू से कैसे बच सकते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में जनता को इलाज की मुकम्मल व्यवस्था नहीं मिलती। तभी तो शिकोहाबाद के हिम्मतपुर गांव में खुद को डॉक्टर कहने वाला एक शख्स सड़क किनारे पेड़ से सलाइन की बोतल टांगकर तख्त पर मरीजों को लेटाकर उनकी जान और खतरे में डाल रहा है, क्योंकि डेंगू के सही इलाज में देरी जानलेवा हो सकती है। तो ये नौबत क्यों आती है? क्योंकि दावा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भीतर तो भूसा भरा है, गाय है, बछड़ा है, और डॉक्टर यहाँ कभी कभार आते हैं। और जब जनता पेड़ के नीचे इलाज करा रही है, तब केबिन में चाय पीते मिले मुख्य चिकित्सा अधिकारी का जवाब आता है, आपने बताया है तो देख लेंगे, सही करा देंगे। हो सकता है कि वहाँ का डॉक्टर हेल्थ कैंप में गया हो, उसके हम जो आप कह रहे हैं उसका देख लेंगे, जांच कर लेंगे, और जो आप कह रहे हो झोला छाप में ड्रिप लगा रहे हैं उनको हम विशेष अभियान चला के उनको बंद कराएंगे। यह हालत तब है जब अकेले फिरोजाबाद में ही 60 लोगों की मृत्यु 25 दिन के भीतर डेंगू से हो चुकी है। परिवारों को ढांढस बंधाना मुश्किल है, लेकिन उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में जिन शब्दों की जरूरत अभी जनता को है, यानी सांत्वना, चाक चौबंद इलाज, संपूर्ण संसाधन, जिंदगी, आम इंसान, उनकी जगह सुनाई पड़ रहा है। अब्बा जान, चाचा जान, अब्बा जान, अम्मी जान। फिरोजाबाद से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। ये हमारे देश के बच्चों की हालत है। क्या हमारे देश में खुद को बड़ा हिंदू दिखाने की राजनीति आगे बढ़ेगी? इस बात से जुड़ी रिपोर्ट हमने आपको सोमवार को दिखाई थी, आपको याद होगा, और अब आज इसी मुद्दे से जुड़ी राजनीतिक लड़ाई भी सामने आई है। अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं, और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। उनको हिंदू धर्म से इस प्रकार का वैमनस्य क्यों है? क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है
जो भगवान श्री राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदू आतंकवाद जैसे घिनौने शब्द का प्रयोग करती है। और आज इस प्रकार कहना धर्म की दलाली, कौन धर्म की दलाली करता है? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास करती है। याद करिए, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने खून की दलाली जैसे शब्द का प्रयोग हमारे वीर जवानों के लिए किया था, और आज हिंदू धर्म के लिए धर्म की दलाली जैसे शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं। राजनीति में कौन बड़ा हिंदू, और अब बदलाव की दस्तक देखते हैं। गुजरात को संघ और बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता रहा है, तो क्या इस बार गुजरात से ही बदलाव के एक बहुत बड़े मॉडल का प्रयोग हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री बदलने के बाद आज होने वाला मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह टाल दिया गया। कल गुजरात में शपथ ग्रहण होगा, लेकिन 27 नए मंत्रियों के साथ। खबर यह है कि रूपाणी सरकार के सभी मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को गुजरात मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। 11 सितंबर शनिवार अचानक गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का इस्तीफा होता है। 13 सितंबर सोमवार चौंकाने वाले नाम के साथ तुरुप के इक्के के तौर पर भूपेंद्र पटेल सीएम पद के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं और शपथ लेते हैं। लेकिन देखिए इन तस्वीरों को अब। गांधीनगर में आए गुलदस्ते, झंडे, बैनर वापस भेजे जाने लगे। गांधीनगर में नई नवेली भूपेंद्र पटेल सरकार के शपथ समारोह के फ्लैक्स पर छपी तारीख 15 सितंबर को हटाना शुरू कर दिया गया। पता चला 15 सितंबर की सुबह होने वाली शपथ टाल दी गई। नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज होना था, जिसको लेकर जो बैनर्स थे वो बैनर्स भी लगा दिए गए थे, लेकिन अब उन बैनर्स को यहाँ पे हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 तारीख लिखी हुई थी और 15 तारीख को अब हटा दिया गया है। जो बैनर्स लगाए गए थे वो सारे बैनर्स को हटा दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो डेट ऊपर लिखी गई थी वो सारी डेट को हटा दी गई है। फिर गुजरात में बीजेपी प्रमुख सीआर पाटिल के घर पर विधायकों और अब तक रूपाणी सरकार में मंत्री पद संभाल रहे नेताओं का आना जाना शुरू होता है, क्योंकि खबर आती है 15 सितंबर को होने वाले शपथ ग्रहण को 16 सितंबर को कराने के पीछे वजह है रूपाणी सरकार में रहे मंत्रियों की जगह ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को अब भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में जगह देना। खबर आई है कि गुजरात सरकार में अब 27 नए मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। माने मुख्यमंत्री के नाम पर सिर्फ फेशियल वाला बदलाव नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल में ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिस पर थोड़ी बहुत नाराजगी वाले मंत्रियों को समझाने बुझाने का काम तुरंत शुरू हो गया। क्या बात हुई आपकी? आप लोगों को रिपीट नहीं किया जा रहा है, नो रिपीट थ्योरी। तो हमारी पार्टी की पॉलिसी है, इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे। क्या बताया? आपको नाराजगी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नाराजगी। पार्टी जो बताएगी वो काम करेंगे, ऐसे नाराजगी वाली कोई बात नहीं। नथिंग। आप ये बताइए कि एमएलए में कोई नाराजगी है मंत्रिमंडल में? कोई नाराजगी नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। तो क्या नितिन पटेल जो सीएम की कुर्सी देखते रह गए समेत बाकी मंत्री अपनी कुर्सी भी ना बच पाने पर नाराज नहीं होंगे? जवाब हमने गुजरात की राजनीति को करीब से देखने वाले राजनीतिक विश्लेषक आशीष अमीन से पूछा। काफी कम है। भूतकाल बीजेपी में हो चुका है ऐसा बगावत जिसने की, वो एक समय के बाद आज राजनीति में वो लोग कहीं भी नहीं है। तो ये जो ड्रॉप होंगे या होने वाले हैं वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। उनको भी पता है कि वो जो भी है ये बिकॉज ऑफ पार्टी है, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस बात का इतिहास गुजरात में रहा है। वाघेला हो या केशुभाई पटेल, नाराज होकर कोई अपनी सियासत चला नहीं पाया। वहाँ केंद्रीय नेतृत्व को यह भरोसा है कि बदलाव की पूरी क्रांति के बावजूद नाराजगी की भ्रांति कोई नहीं रखेगा। गुजरात को बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता है और शायद यही वजह है कि नए मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी अब नो रिपीट थियरी को लेकर आगे बढ़ रही है, जिस वजह से कई ऐसे बीजेपी के सीनियर मंत्री नाराज है। लेकिन अगर ये थियरी 2022 के विधानसभा चुनाव में सफल रही तो इसका नतीजा दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भी देखा जा सकता है। 6 महीने के भीतर उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा को बदल दिया गया। गुजरात में विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल आए। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में पिछले दिनों चर्चा बहुत रही मंत्रिमंडल फेरबदल की, लेकिन फिलहाल उस पर विराम लगा दिखता है।
अगले साल चुनाव में उतरने वाले हिमाचल प्रदेश और गोवा को लेकर जरूर चर्चा है। गोवा में भी कोरोना की दूसरी लहर में प्रबंधन को लेकर सवाल उठा था। इधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अचानक दिल्ली बुलावे के बाद भी सुगबुगाहट होने लगी। क्या बदलाव का अगला राज्य हिमाचल प्रदेश हो सकता है? अब सवाल उठता है कि राज्यों में चलती फिरती सरकार के प्रमुख चेहरे से लेकर अब तक पूरी की पूरी सरकार के ही मंत्रियों को उलट देने पलट देने के पीछे राजनीति क्या है? जवाब आप वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला से सुनिए। राजनीतिक दृष्टिकोण भी चेंज हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर हमने दोबारा रिपीट किए हैं पहले से, जैसे देवेंद्र फडणवीस थे, उन वहां पर वो मेजोरिटी नहीं लेके आए, खट्टर साहब मेजोरिटी लेकर के नहीं आए, तो उनको लगता है कि मोदी जी के नाम पर स्टेट नहीं जीता जा सकता। ये उनकी सोच में परिवर्तन लगता है मेरे को। इसलिए एक चेहरा क्षेत्र के अंदर भी होना चाहिए जो नया हो, मोदी जी का एक चेहरा भी साथ में, और वहां की डबल इंजन की सरकार जब बार बार आप कह रहे हैं तो उनका मतलब डबल इंजन का मतलब ये है पार्टी नहीं, डबल इंजन का मतलब एक इंजन जो है फ्रंट में मोदी जी का, उसके पीछे मुख्यमंत्री का इंजन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर अपनी ताकत भी हो। संभव है कि अब गुजरात की कैबिनेट में ही सिर्फ बड़े बदलाव नहीं दिखेंगे, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे भी चुनाव की चाल और विजय कायम रखने के चरित्र के मुताबिक दिल्ली से बदले जा सकते हैं, ताकि डबल इंजन की सरकार बनाने में दिक्कत न आए। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। बेरोजगारों को बेबस करने वालों पर अब दस्तक देना जरूरी है। आइए आपको लिए चलते हैं हम राजस्थान। 800 पदों के लिए जहां पर 8 लाख बेरोजगार भर्ती की परीक्षा देने के लिए निकले, तो गहलोत सरकार ने मुफ्त में परीक्षा केंद्र पहुंचाने के वादे के नाम पर कैसे बेरोजगार नौजवानों का मजाक उड़ाया है, हमारे संवाददाता शरद कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ज्यादा बस व्यवस्था करनी चाहिए, ज्यादा सेंटर दे रहे हैं जहाँ पे। कोरोना का डर नहीं है, सरकार का डर है। जिस राजस्थान में सरकार बनाने और गिराने के लिए कई बार विधायकों को 5 स्टार बस में बैठाकर ले जाने वाली राजनीति होती आई, देखिए उस राजस्थान की इस कहानी को। शर्म आने लगेगी बेरोजगार बनाने वाली नीतियों के नियंत्रकों को ये तस्वीरें देखकर, जहां महिलाएं, बेटियां नौकरी का इम्तिहान देने के लिए यूं लाचार छोड़ दी जाएं बस की खिड़की से भीतर दाखिल होने के लिए। खिड़कियों से बस में घुसकर जाने की ये नौबत राजस्थान में क्यों बेरोजगारों के लिए पैदा की गई? इस बात को समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि इन दिनों राजस्थान के हर जिले का यह हाल है। कंधे पर सिर्फ एक बैग और भविष्य के सपने के साथ बेरोजगार होने के भारी ठप्पे को उठाए ये वो नौजवान हैं जिनके दिमाग में तनाव है, जिन्हें बस में यूं जानवरों की तरह भरकर नौकरी का इम्तिहान देने के लिए जाना पड़ रहा है। राजस्थान में एसआई की परीक्षा 3 दिनों तक चलने वाली है, मगर सरकारी बद इंतजामी का आलम यह है कि देख सकते हैं किस तरह से जो बेरोजगार नौजवान हैं, ये देखिए कोरोना का समय है, किस तरह से ठूसम ठूस बस में हालात कितने खराब हैं। इसी तरह के हालात पूरे राजस्थान में बना हुआ है। राजस्थान में 14 से 16 सितंबर तक सब इंस्पेक्टर पुलिस की भर्ती परीक्षा होनी है। 800 पद के लिए प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा लोग परीक्षा देने जा रहे हैं। सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए बेरोजगारों को परीक्षा सेंटर तक मुफ्त में ले जाने का ऐलान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे घोषणा करते प्रसन्नता है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रदेश में परीक्षा के लिए राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। लेकिन वाहवाही लूटने वाले सरकारी फैसले बेरोजगारों का मजाक कैसे उड़ा रहे हैं, देख लीजिए। 6 बजे से गाड़ी खड़ी है, ये 12 बज गए, अभी तक ड्राइवर का पता ही नहीं है। कहाँ जाने के लिए खड़े हैं? उदयपुर। परेशान हो रहे हैं। सरकार के पास व्यवस्था नहीं थी तो इनको निःशुल्क नहीं करना चाहिए था। नौजवान जिनके लिए भर्ती ही लंबे वक्त बाद निकल रही है, जिन्हें वक्त पर रोजगार न मिलने के कारण परिवार से पैसे मांगने में संकोच होने लगता है, उन्हीं के लिए मुफ्त बस का ऐलान करने वाली सरकार अब बेरोजगारों को मुफ्तवादी बताने लगती है। फ्री के चक्कर में हो क्या रहा है, जो ट्रेन में जाता था, प्राइवेट बस में जाता था, खुद की गाड़ी में जाता था, वो भी फ्री के चक्कर में अब पूरा प्रेशर आ गया। तो आप बताइए 10-10 लाख बच्चों का एग्जाम होता है, कोई भी साधन एक दिन में तुरंत उनको नहीं पहुंचा सकता। ये स्टूडेंट को भी समझना पड़ेगा।
समझना सरकार को चाहिए। अगर समय रहते भर्ती इम्तिहान कराए जाए, नियुक्तियां तुरंत दी जाए, भर्तियों को लटकाया ना जाए, तो बेरोजगारों की तादाद लाखों में नहीं पहुंचेगी। न खिड़कियों से यूं नौकरी के लिए लटक कर युवाओं को जाना पड़ेगा। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। खबर अब तालिबान की है, जिसमें महीने भर के अंदर ही फूट बढ़ गई। तालिबान के 2 सबसे बड़े नेता गायब हैं। सर्वोच्च नेता अखुंज़ादा को किसी ने नहीं देखा, तो मुल्ला बरादर के गायब होने का भी दावा किया जा रहा है। जो मुल्ला बरादर, गनी बरादर दोहा से लेकर बीजिंग तक दिखाई दिया करता था, वो अचानक कहां लापता हो गया। पहले खबर यह आती है कि बरादर झगड़े में वो घायल हो गया, और बाद में खबर यह आती है कि लापता हो गया। तो सोशल मीडिया में उसके मरने का दावा भी किया गया। ये देखिए किस तरह से हम आपको बताएं कि 3 दावे उसके बारे में किए गए, और वो दावे ये हैं। मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा कहाँ है, लापता है या मौत हो गई है? मुल्ला गनी बरादर की हम बात कर रहे हैं, जो कि उप प्रधानमंत्री भी है। क्या उसकी मौत हो गई है? क्योंकि 3 तरह के दावे उसके बारे में किए जा रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिका से जो डील हुई थी वो मुल्ला गनी बरादर की ही हुई थी, और मुल्ला गनी बरादर ने ही अमेरिका से ये कहा था कि वो महिलाओं को अपनी सरकार में जगह देगा और जो अल्पसंख्यक हैं उन लोगों को पूरी सुरक्षा। लेकिन तालिबान की तरफ से लगातार इससे इनकार हो रहा है। ऐसा ही एक और दावा अभी हुआ है, और वो दावा क्या है? वो दावा यह है कि अफगानिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पर बरादर दिखाई दिया है। मुल्ला बरादर दिख गया है। एक इंटरव्यू दिया है उसने, और इस इंटरव्यू में मुल्ला बरादर ने दुश्मनों को बेनकाब करने की बात कही है। लेकिन तालिबान के इस दावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आपको इसकी वजह भी हम बताएंगे, लेकिन इस समय जो खबर आ रही है वो खबर ये कि अफगानिस्तान के एक सरकारी टीवी चैनल पर मुल्ला बरादर दिखा है। एक इंटरव्यू में मुल्ला बरादर ने अपने जिंदा होने का दावा किया है, और न सिर्फ दावा किया बल्कि मुल्ला बरादर ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने उसके बारे में ये अफवाहें फैलाई हैं वो उन्हें भी बेनकाब करेगा। लेकिन क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? अगर नहीं तो उसका कारण क्या है, वजह क्या है? देखिए। उनतीस फरवरी 2020 वो तारीख जब कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की मौजूदगी में जिस तालिबानी नेता ने करार पर दस्तखत किए वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर था। लेकिन अमेरिका से समझौता करने वाला बरादर तालिबानी राज में गायब हो गया है। 9 मार्च 2020 वो तारीख जब डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने तालिबान के नेता से बात की है। Mullah Baradar, who is probably the top person. Now, nobody really knows who the top person is, but I would say that's probably the top person, and it seems to be that's the way it's rolling right now. But I had a very strong conversation. I also had a good conversation with him. We talked for a while after that. That was the primary point I was making, and he understood it. ट्रंप ने तालिबान के जिस इकलौते नेता से बात की उस मुल्ला बरादर के मरने की खबर है। दोहा, बीजिंग और मॉस्को, जगह और देश कोई भी हो, लेकिन तालिबान की तरफ से एक ही चेहरा हर जगह मौजूद था। तालिबान के जिस नेता को अफगानिस्तान का नया सर्वा माना जा रहा था वो मुल्ला बरादर लापता हो गया है। काबुल में कदम रखने के महीने भर के अंदर ही तालिबान में फूट की खबर है। एक तरफ जनता सड़कों पर है तो वहीं तालिबान के 2 टॉप लीडरों के लापता होने से बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या तालिबान में गृहयुद्ध छिड़ गया है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के लापता होने की खबरों ने इस वीडियो की वजह से जोर पकड़ा। दरअसल पिछले रविवार को कतर के विदेश मंत्री ने तालिबान की सरकार के साथ मुलाकात की, लेकिन इसमें जब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नजर नहीं आया, क्योंकि बरादर कतर में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख था और उसी के नेतृत्व में तालिबान ने अमेरिका से समझौता कर सत्ता पाई। इसीलिए जब 20 साल बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान लौटा तो उसका एयरपोर्ट पर स्वागत हीरो की तरह किया गया। ये बरादर ही था जिसने अमेरिका से समझौता कर तालिबान की वापसी सुनिश्चित की। इसीलिए उसके लापता होने की खबर पर तालिबान ने
तुरंत प्रतिक्रिया दी। तालिबान की ओर से कहा गया कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार में है, जहां वो तालिबान के नेता अखुंदजादा से मुलाकात कर रहा है। तालिबान के मुताबिक वो बहुत जल्द वापस काबुल लौट आएगा। सोमवार को तालिबान ने बाकायदा इसके समर्थन में एक व्हाट्सएप ऑडियो संदेश जारी किया। تاسو ښه سره نو دغه پر رسنیو په مطبوعاتو کې خبره پورته کېږي. زه په دغه شپو کې په سفر وتلی وم، نو بلې خوا کې تللی وم. الحمدلله ټول ملګري مو جوړ روغ تیار ته کړی. بس دا کومې رسنۍ چې دا اکثره وخت دغه چې بیا د تبلیغات او شرموونکي دروغ وایي، نو د دغه په باب باندې بس خپله په جرأت سره دا خبره رد کړه. کوم خبره نشته، نه کوم مشکل شته. الحمدلله بس سل په سل کې اطمینان درکو. الله مو ساته، دعاګانې کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. इससे पहले 12 सितंबर को मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के प्रवक्ता ने एक चिट्ठी जारी की थी, जिसमें बरादर के लापता होने की खबरों को झूठा करार दिया गया था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दोहा और काबुल में तालिबान के 2 सूत्रों का हवाला देकर जो दावा किया गया, उसने बरादर के लापता होने पर सस्पेंस बढ़ा दिया। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि 9 और 10 तारीख की रात को राष्ट्रपति भवन में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क के एक मंत्री खलील उल रहमान के बीच तीखी बहस हुई, जो बाद में समर्थकों के बीच हाथापाई तक जा पहुंची। इस झगड़े के बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नई तालिबान सरकार से नाराज होकर कंधार से चला गया। जाते वक्त मुल्ला बरादर ने सरकार को बताया कि उन्हें ऐसी सरकार नहीं चाहिए थी। दिलचस्प बात यह है कि 18 अगस्त को 20 साल बाद अफगानिस्तान लौटे बरादर लगातार सक्रिय था। 6 सितंबर को वो यूएन के प्रतिनिधि मंडल से मिला। 7 तारीख को तालिबान की सरकार का ऐलान हुआ और 8 सितंबर को बरादर आखिरी बार रेड क्रॉस की बैठक में देखा गया, लेकिन इसके बाद से वो लापता हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि 9 तारीख को ही उसका पाकिस्तान परस्त हक्कानी नेटवर्क के नेता से झगड़ा हुआ, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। तालिबान लाख कही कि सरकार में कोई झगड़ा नहीं है और बरादर सुरक्षित है, लेकिन उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि तालिबान की तरफ से ही अलग अलग बातें कही जा रही हैं। उसका एक प्रवक्ता कहता है कि बरादर कंधार में सुप्रीम नेता से मिलने गया है, लेकिन बाद में बताया गया कि वो थक गया है और अभी आराम करना चाहता है। शक की एक और बड़ी वजह साल 2015 से जुड़ी है, जब तालिबान ने खुद कबूल किया था कि उसने अपने संस्थापक मुल्ला उमर की मौत की बात को 2 साल से ज्यादा वक्त तक छुपा कर रखा। दुनिया की आंख में धूल झोंकने के लिए तालिबान मुल्ला उमर के नाम पर झूठे बयान जारी करता रहा। इसीलिए जानकार तालिबान की बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो हैं कई दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं और ऐसे सुनने में आया है कि उनको कहीं आपस में तालिबान के 2 ग्रुप, जो एक दोहा ग्रुप है और एक हक्कानी नेटवर्क है, इनके बीच में झड़प हुई है और उसको काफ़ी चोट लगी है। और ऐसा भी लगता है कि कहीं इनकी मौत ना होगी हो, इसको छुपाया जा रहा हो, क्योंकि देखो तालिबान किसी हद तक जा सकता है। जब मुल्ला उमर की भी एक प्रकार से मौत हुई थी, तब भी तालिबान उसको छुपा के रखा था। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जिस बरादर ने तालिबान की वापसी का रास्ता बनाया, उसे किसके इशारे पर नाराज किया गया? क्योंकि काबुल में तालिबान के नेताओं के बीच जब लड़ाई हुई, तब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का प्रमुख वहीं मौजूद था। ऐसे में क्या बरादर के लापता होने में पाकिस्तान का भी हाथ है? इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।